जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्लास 10th का एक चैप्टर जो कि बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर्स को अगर हम लोग देखें तो ये आपको रसायन विज्ञान का एक चैप्टर नंबर 3 आपका धातु और अधातु है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर्स में कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और आपको समझ में आए और आपको अच्छा लगे तो आप YouTube चैनल हमारे साइंस बाय मनोज सर को आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि जैसे ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाए आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बिना देर किए हुए हम लोग इस चैप्टर्स को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं धातु के बारे में। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानना चाहते हैं? धातु के बारे में। धातु क्या होता है? तो आपको बता दें कि धातु को पहचानने का कई सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उसके गुण हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे कि अगर धातु के द्वारा धातु को पहचानना है तो आप ये जानेंगे कि अगर किसी वस्तु से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह वस्तु क्या कहलाएगा? आपका धातु कहलाएगा। ठीक। दूसरा हो सकता है कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में आपको एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़े तो वैसा तत्व भी आपको क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। तीसरा हो सकता है कि अगर धातु को हथौड़े से पीटा जाए तो उससे आपको तेज ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड उत्पन्न होता है। चौथा हो जाएगा कि धातु अधात्वर्ध और अधात्वर्ध और तन्य होती है। पांचवा हो जाएगा कि धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। उष्मा और विद्युत दोनों धातु के द्वारा प्रवेश करता है और अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगा वहां पर आपको वस्तु को गर्म होते हुए। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए कि अगर हम लोग खाना बनाते हुए अगर किसी को देखते हैं या खुद से खाना बनाते हैं तो आप देखेंगे क्या कि जो भी बर्तन चूल्हा के ऊपर लगाया गया होता है उस बर्तन को आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि बर्तन गर्म हो गया। अब जैसे मान के चलिए कि तसली में हम लोग चावल को पका रहे हैं तो चावल पकाने के लिए आपको तसली में रखा गया और उसमें पानी रखा गया हुआ है। आप कभी गौर किए हैं कि पानी और चावल किस तरीका से तसली के अंदर आपको उबल जाता है और पानी गर्म हो जाता है? चावल उबलता है और पानी गर्म होता है। इसके लिए है कि आपको ताप तो किसी मान के चलिए ये कोई हम लोग का भट्ठी है और इस भट्ठी के ऊपर में हम लोग एक कंटेनर को रखे हुए हैं। इस भट्ठी के ऊपर हम लोग एक कंटेनर को रखे हुए हैं। अब ताप तो हम लोग नीचे से दे रहे हैं और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है और पानी में कुछ कुछ दाने हम लोग जो कि आपको चावल जो दिए होंगे उसके कुछ दाने आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हम लोग उष्मा किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? किसको दे रहे हैं? भट्टी पे रखे हुए हम लोग बर्तन में दे रहे हैं और बर्तन में जो रखा हुआ पदार्थ है वह पदार्थ धीरे 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 उबलने लगता है, फूलने लगता है, गर्म होता है। इसका मुख्य रीजन है कि हम लोग जो उष्मा दे रहे हैं वह उष्मा जाता है कहां पर? आपको धातु वाले बर्तन में लगता है। किसमें लगेगा? धातु से बने हुए बर्तन में लगता है और बर्तन में उष्मा लगने के कारण बर्तन गर्म होती है और जब बर्तन गर्म होगा तो बर्तन के अंदर रखे हुए जो पदार्थ है वह धीरे 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 आपका गर्म होगा और जब पदार्थ आपका गर्म होगा फिर वह अपने आकार में परिवर्तन करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। पानी में आकार में अगर परिवर्तन हुआ तो पानी आपको भाप के रूप में बाहर बनते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। चावल के दाने में आकार में परिवर्तन होगा तो चावल के दाने जिस आकार का है उसकी आकार आपको पहले के तुलना में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी वो अब आपको बॉयल हो जाएगा। तो इस प्रयोग से हम लोग बस इतना समझते हैं कि धातु जो है वह उष्मा का अत्यधिक और अच्छा सुचालक बनता है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अब एक बार अधातु के बारे में बात कर लेते हैं। अधातु जो बनेगा उसका सारा गुण अधातु का सारा गुण धातु के विपरीत होता है। धातु का विपरीत होगा मतलब धातु के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित
होता है, अधातु के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। और एक उदाहरण आपको याद रखना है अपवाद के रूप में, वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरा देखिए आप कि अधातु धातु अधातु वर्ध और तन्य होता है और अधातु अधातु वर्ध और तन्य नहीं होता है। तीसरा आप देखेंगे तो ये जो कि यहाँ पर दिखा था धातु में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा भाइयों कक्षा में, अधातु में या तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा या 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा या 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा। वैसे कोई भी तत्व जिसके भाइयों कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन रहता है वह सब क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर अगर कोई तत्व है जिसके भाइयों कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे तत्व को क्या मानेंगे, धातु मानेंगे या अधातु मानेंगे, यह निर्भर करता है। वह धातु के गुण को भी दिखाएगा अधातु के गुण को भी दिखाएगा। और ऐसा तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण को दिखाता है उस तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, उसको उपधातु कहते हैं। आइए हम लोग आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग धातु और अधातु के कुछ गुणों के बारे में जाने हैं। मुख्य रूप से इस वीडियो में जो हमको बताना है वह मुख्य रूप से बताना है अष्टक नियम के बारे में। मुख्य रूप से हम लोग को इस वीडियो में किसके बारे में जानना है, तो मुख्य रूप से हम लोग को जानना है अष्टक नियम के बारे में। हम लोग को जानना है अष्टक नियम के बारे में हम लोग को जानना है। अब बताते हैं आपको अष्टक नियम क्या है। अष्टक एक वैज्ञानिक है जिनका कहना था कि अगर कोई भी तत्व अपने पाठ्यक्रम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है वह तत्व इस संसार में सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्थिरता को प्राप्त करेगा, कि दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो अष्टक के अनुसार अगर बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है तो वैसे तत्व किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करता और यह सिर्फ एक ही ग्रुप का तत्व बनाएगा। अब वह होगा आपका, अगर आवर्त सारणी के थोड़ी बातों को ध्यान में रखा जाए तो वह होगा आपका ग्रुप 18 जो है इसके जो भी तत्व है ये अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखता है। इसका एक अपवाद है और अपवाद क्या है, हीलियम। एक उदाहरण से भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझिए। देखिए हीलियम का जो संकेत होता है वो है He, इसके बाद है नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जेनॉन Xe, रेडन Rn और लास्ट टर्म बनेगा OG। सभी के अगर एटॉमिक नंबर की बात कर ले तो ये आपको बनाएगा 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होगा 54 और इसका होता है 86 और इसका बनाएगा लास्ट 118। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्व है और ओजी आपका जो तत्व है यह सबसे लास्ट तत्व है हमारे आवर्त सारणी का। अब आइए बढ़ते हैं। ग्रुप 18 को उत्कृष्ट गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। ग्रुप 18 को उत्कृष्ट गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। उत्कृष्ट गैस, इसको हम लोग उत्कृष्ट गैस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। आइए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। इसको हम लोग उत्कृष्ट गैस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अब या तो उत्कृष्ट गैस बोलते या अक्रिय गैस बोलते, आपका ग्रुप 18 कहलाएगा। इसके किसी भी तत्व का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ और नहीं, तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को सजाने की एक क्रिया है। आइए देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 2, परमाणु संख्या है 2, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बढ़ेगी, आपको 2 बनेगी। 2 को कुछ इस तरीके से सजाया जाता है। आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वह पहला कक्षा में ही रह जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी तत्व जाएगा तो जैसे जैसे आवर्त बढ़ता है वैसे वैसे इसकी आपको इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और देखिए ध्यान से, दूसरे की अगर हम लोग बात कर ले, पहला आवर्त में आपको पहला आवर्त बोलने से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आप कक्षा बोलिए। पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब यहाँ से कुछ नियम कार्य कर जाता है। 18 इलेक्ट्रॉन तीसरा में तो रह सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यह है कि तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन आखिर रहेगा कैसे, तो तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन तभी रह सकता है जब अपवाह प्रिंसिपल के अनुसार चौथी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग इसका बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सिर्फ इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहला कक्षा का क्षमता है अधिक से अधिक 2 रखेगा, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वह दूसरा कक्षा में मूव करेगा।
पहला में है 2 रख दिए, अब इसके पास टोटल 10 है जिसमें से 2 को रख दिए तो बचा कितना, आप बोलेंगे सर 8 बचा हुआ है, 8 को यहाँ पर रख दिए। दूसरा कक्षा का मैक्सिमम क्षमता ही है 8 इलेक्ट्रॉन रखने का, 8 हम लोग का भर गया। अब आगे एक भी इलेक्ट्रॉन आता है तो दूसरा में नहीं रुकेगा, कहाँ चला जाएगा, तीसरा में चला जाएगा। अगले तत्व पे आते हैं, अगला देखिए, अगला तत्व है ये आपको तीसरे आवर्त का तत्व है, या पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और ये सातवां आवर्त। जैसे जिसके पास जो जिस आवर्त के तत्व है उसके पास उतनी कक्षाएं होती है। अगला देखिए ध्यान से, यह तीसरे आवर्त के तत्व है तो इसके पास 3 कक्षा बनेगा। यह है आपका पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा कक्षा में कितना रखेगा, तो देखिए 18 इलेक्ट्रॉन पुराना है, 2 और 8 मिलाकर के 10 बना रहा है, 18 पे पहुंचना है, 10 बन गया है, कितना बचा है, 8 बचा है, तो हम लोग यहाँ पर 8 डालेंगे। अब आप ये जान चुके होंगे पिछले 2 उदाहरण से कि इस ग्रुप के कोई भी तत्व रहेगा पाइथन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हमेशा मिलेगा ही। पाइथन कक्षा बोला जाता है सबसे बाहर वाले कक्षा को कहते हैं पाइथन कक्षा। अगला देखिए, अगर इसका देखिएगा तो टोटल 36 इलेक्ट्रॉन है। इसको लिखने का तरीका देखिए, 2,8 हो गया 10 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में आएगा 18 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 18 और 10 28 इलेक्ट्रॉन और चौथा में जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो बन गया आपको किसी भी तत्व का देखिएगा तो बाइथम कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन भी आएगा। इसी तरह से आपको रेडन, इसके बाद जेनॉन और ओजी को लिखा जा सकता है। हम लोग यहाँ पर कुछ तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कुछ तत्व का यहाँ पर देखते हैं लिखना। जैसे देखिए, अगर हम लोग बात कर ले हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या 1 होता है तो आप लिखेंगे सर इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर बात कर ले हीलियम का तो परमाणु संख्या 2 होता है, इसमें आप बोलेंगे सर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, पहला भर गया। अब आते हैं लिथियम के लिए आइएगा तो इसका परमाणु संख्या 3 है और इसके लिए आप लिखिएगा पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2 ही रख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन है हम लोग का 3, 2 भर गया, पहला कक्षा भर गया, इलेक्ट्रॉन दूसरा में जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 रखेंगे। दूसरा का क्षमता कहां तक है, तो दूसरा का क्षमता है आपका 8 इलेक्ट्रॉन तक रखने का। नहीं तो एक बार हम आपको कक्षा यहाँ पर दिखा दे। कक्षा देखिएगा स्टार्टिंग होता है के से, इसके बाद एल, इसके बाद आएगा एम, इसके बाद आएगा एन, इसके बाद आएगा ओ, फिर आएगा पी और अगला आएगा क्यू। देखिए इसको बोला जाता है पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। एक बार बता देते हैं आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा, दूसरा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकता है, तीसरा में रहेगा 18, लेकिन ये 18 बटेगा 2 में, एक रखेगा आपको 8 का और एक रखेगा आपको 10 का। चौथा कक्षा में रहेगा 32 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बट जाता है आपको 4 में। देखिए ध्यान से, पहले ये आपको पूरा अगर मैक्सिमम की बात किया जाए तो 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन ये 32 इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है तो देखिएगा आप ध्यान से। पहले आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा 10 इलेक्ट्रॉन और फिर आएगा लास्ट आपको 14 इलेक्ट्रॉन। यह सभी को जोड़िएगा आपको तो 32 इलेक्ट्रॉन पूर जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा आप यहाँ पर यही क्रम चलेगा। दूसरा का मैक्सिमम आपको 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखिए दूसरा का जब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तक वो जा सकता है, अभी हम लोग 1 ही इलेक्ट्रॉन डालें, मतलब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर तो हम लोग एक एक करके बढ़ते चले जाएंगे तो हम लोग दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए आप कैसे, आपका बेरिलियम का होता है आपका 4 परमाणु संख्या और 4 के लिए आप लिखेंगे तो बोलेंगे सर पहला कक्षा में 2 रखते हैं, पहला भर गया, कहाँ निकलेंगे, दूसरा में अभी आप 1 ही रखे हैं, जहाँ आप कहाँ तक सकते हैं 1 से 8 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना कर दिए 2, 2 और 2 मिलाकर कितना बना 4। बिल्कुल आसान है। कार्बन, इसके बाद आते हैं बोरन, और बोरन का परमाणु संख्या होता है 5। 5 के लिए अगर आप लिखेंगे तो पहला में रखेंगे 2, दूसरा में रखेंगे कितना 3, हो गया 5। अगर आप देखेंगे कि इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला देख लेंगे आप कि बोरन के बाद आता है कार्बन। कार्बन का होता है 6, पहला में 2 रखिए, दूसरा में 4 रखिए, दोनों मिलाकर के 6 पूरा। अगर आप नाइट्रोजन का देखिएगा तो होता है 7, पहला में 2 रखिए, दूसरा में 5 रख लीजिए। अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का होता है 8 परमाणु संख्या, पहला में 2 और दूसरा में 6 रखेंगे। हम लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, 8 तक पहुंच सकते हैं, तो कोई संकोच नहीं है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चलेंगे। अगला है फ्लोरीन, होता है इसमें 9, तो पहला में 2 रखे, दूसरा में 7 रखे। अगला है आपका नियोन, होता है इसमें आपको 10, पहला में 2 रखे, दूसरा में 8 रखे। अब यहाँ पर रुक जाना है, दूसरा पूरा भर गया। दूसरा का क्षमता ही है कि आप 8 तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं रख सकते। दूसरा का क्षमता है कि हम लोग 8 तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं रख सकते हैं।
तो इससे जब ज्यादा हम लोग नहीं रख सकते हैं तो अगला एक भी इलेक्ट्रॉन आएगा और दूसरा में नहीं रुकेगा, कहाँ चला जाएगा, तो वह तीसरी कक्षा में चला जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर हम आपको बताते हैं, वह तीसरी कक्षा में मूव करेगा। देखिए अगला है आपका सोडियम, और सोडियम का देखेंगे तो परमाणु संख्या होता है 11, और इसके लिए आपको दिखाई पड़ेगा कि 2,8,1। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। अगला देख लीजिए, अगला देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 2,8,2। अगला है एल्युमिनियम 13, 2,8,3। अगला है आपका सिलिकॉन होता है 14, 2,8,4। और अगला है आपका फास्फोरस होता है 15, 2,8,5। इससे आगे के हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। और अगला हम लोग, अब ध्यान से सुनिए, ये सभी बाह्यतम कक्षा है, ये सभी बाह्यतम कक्षा है, और बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आप जान सकते हैं कि यह धातु है अथवा अधातु है। जैसे इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पहचानने के लिए बोलते हैं यह क्या है, धातु है या अधातु है। अभी आपको लिखवाए थे, बोलिए, आपको बताए थे कि अगर बाह्यतम कक्षा में 5 रहे, 6 रहे या 7 रहे तो ये क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। अगर बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, 2 हो या 3 हो, ये क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिंदु संरचना। आगे के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बिंदु संरचना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और बिंदु संरचना देखने के लिए आप अगले वीडियो में जुड़े रहिएगा। थैंक यू।